उस तरीके से हो तो बहुत कम समय में बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आज एग्जैक्टली हमें नहीं पता है कि आप लोग कितना कर पाओगे, कितना समझ पाओगे, कितना फायदेमंद होगा, राइट। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन टॉपिक दिए, नहीं तो हमें पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देना था, लिखना था। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे ना, हर एक टॉपिक को जो आपको हम पढ़ाए हुए, राइट, उसको, उस फॉर्मूला को, इस ट्रिक को, हाँ हाँ बिल्कुल, पहले एक बार फॉर्मूला और ट्रिक बता देंगे शॉर्टकट में, और उसके बाद डायरेक्ट हम लोग शानदार शानदार, ना ही सिर्फ जेई मेन, जो मुझे लग रहा है कि इस टाइप के क्वेश्चंस के आने का प्रोबेबिलिटी अधिक है, मैं उस टाइप के क्वेश्चंस कराऊंगा, राइट अंश। तो सबसे पहले मैं एकदम बेसिक बेसिक बातों से आपको याद दिलाना चाहूंगा कि स्टार्टिंग के दिनों में मैंने आपको क्या पढ़ाया था, सेक्शन फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, इंटरनल डिवीजन, राइट, एक्सटर्नल डिवीजन में कोई दिक्कत नहीं है, सेक्शन फॉर्मूला के इंटरनल एक्सटर्नल डिवीजन में। अगर कभी आपको दिक्कत लगे तो आप मुझे प्लीज बता देना कि सर एक बार फिर से हो जाए, उस चीजों को मैं एक बार फिर से याद दिलाऊंगा। एक्सटर्नल डिवीजन में क्या होता है बच्चों, हम लोग यहाँ पे माइनस साइन करते हैं, ये आपको पता होगा, राइट। और उसके साथ साथ आगे बढ़ने का वक्त है, और एक सेकेंड, एक सेकेंड, थोड़ा सिस्टम लैग कर रहा है। हाँ जी, तो हम लोग बात कर रहे थे सेक्शन फॉर्मूला में इंटरनल डिवीजन एक्सटर्नल डिवीजन में कोई दिक्कत नहीं है। और सेक्शन फॉर्मूला में मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताया था, ये सब छोटी छोटी बात बहुत काम का होगा, और ये सब बात अगर आपको याद रहता है कमाल कर दो। मैंने बताया था कि अगर कोई ए बी लाइन है इस टाइप से हमारा, जिसका कोऑर्डिनेट आपको गिवन है ए कॉमा बी, राइट, और ए वन का कोऑर्डिनेट कुछ इस प्रकार से और बी का कोऑर्डिनेट इस x2 कॉमा y2 है, और यह अगर एक्स एक्सिस को डिवाइड करेगा तो किस रेशियो में डिवाइड करेगा, ये रेशियो आपको जरूर पता होना चाहिए कि दिस इज माइनस वाई वन अपॉन माइनस y2, राइट। और उसी प्रकार से मैं दूसरे पॉइंट पे डिस्कशन किया था कि अगर कोई हमारे पास दो पॉइंट है x1 y1 x2 y2, और यह दूसरे लाइन, किसी लाइन को डिवाइड कर रहा है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के, तब रेशियो क्या होगा। तो आपको याद होगा कि इसको बनाने का अप्रोच तो अपने पास था ही था, और उसका जो डायरेक्ट फॉर्मूला है, डायरेक्ट रिजल्ट है, वो रिजल्ट हमें याद होना चाहिए कि दोनों का जो रेशियो होता है अंश, वह माइनस ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी डिवाइडेड बाई ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी, वेयर आपको पता होगा कि x1 एंड x2 क्या है, तो x1 और x2 सर हमारा पॉइंट है, राइट अंश, याद आया आपको, x1 और x2 हमारा वो पॉइंट है जिस लाइन को ये डिवाइड कर रहा है, राइट, x1 और y1 इस टाइप से पॉइंट है। ये पॉइंट आपको याद है, तो उसका जो रेशियो होगा वह कुछ डायरेक्ट उस लाइन में, जो भी लाइन उसको बाइसेक्ट कर रहा होगा, नॉट बाइसेक्ट, इंटरसेक्ट कर रहा होगा mn रेशियो में, उस लाइन में अगर आप उस पॉइंट रख दोगे न्यूमरेटर में माइनस लगा करके डिनोमिनेटर में, तो आपको डायरेक्ट वो रेशियो पता हो जाएगा। अगर ये सब बात याद रहता है तो कमाल हो जाएगा। यही बातों को मैंने अच्छे से एज अ रिजल्ट, एज अ फॉर्मूला, एज अ ट्रिक भी कह सकते हैं कि अगर लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट हमें गिवन है ए एंड बी, डिवाइड अनदर लाइन ए एक्स प्लस बी वाई, देन रेशियो इज इक्वल टू, राइट, डन है। इसका प्रूफ पता है ऐसा क्यों होता है, नहीं होता है। और उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट सेक्शन फॉर्मूला में बच्चों कि अगर रेशियो गिवन नहीं हो तो हमें लेमडा रेशियो 1 लेना चाहिए, क्योंकि एक ही वेरिएबल का सामना करना पड़ेगा, राइट। कभी भी आप ऐसे देखते हैं, अभी भी बच्चों को टेस्ट दे रहे होते हैं, मॉक टेस्ट दे रहे होते हैं, तो हमेशा एम रेशियो एन ले लेते हैं, क्योंकि बचपन की आदत है। बट इस बचपन की आदत को आपको हटाना है, या तो आपको लेमडा रेशियो 1 एज्यूम करना चाहिए, या के रेशियो 1 एज्यूम करना चाहिए, कभी भी अगर आपको रेशियो एज्यूम करना हो तो। उसके बाद मैं आपको कुछ क्वाड्रिलेटरल के बारे में बताया था कि आपको पैरेललोग्राम के बारे में पता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होता है वह ए बी साइन थीटा होता है, राइट।
और ये आप वेक्टर में भी सेम यूज कर सकते हो कि दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, तो ये जो है हमारा वह ए बी साइन थीटा होगा। और उसके साथ साथ अगर डायगोनल की बात की जाए कि अगर यह डायगोनल D1 और यह डायगोनल D2 है तो इसका जो एरिया हो जाएगा, राइट, वह क्या हो जाएगा, D1 D2, याद है, राइट, D1 D2 साइन थीटा बाई 2। क्लियर है बच्चों ये सब? ये पूरा PDF मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। और उसके बाद ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, एक इंपॉर्टेंट आइडिया था कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम P1 P2 cosec A, जिसमें कि मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि P1 क्या है, तो P1 परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन एंड P2 दूसरे पेयर ऑफ पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस है। और इन P1 और P2 को अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे cosec A के साथ, और अगर ये एंगल A है, ऑलवेज रिमेंबर ये एंगल A है, तो वो उसका एरिया निकल जाता है। ये रिजल्ट अंश याद था, काम का है सब, बताते चलिएगा, थोड़ा और फास्ट कर लें, नोट करने की जरूरत नहीं है, मेमोराइज करते चलिए, रफ करते चलिए, लिखते चलिए, घसते चलिए, हटाते चलिए, दिक्कत हो रोक दीजिए, मैं उस पर तुरंत आकर के जल्दी से बताऊंगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा अगले पॉइंट पे। बच्चों रोम्बस के बारे में अगर आपको पता होगा तो रोम्बस के बारे में मैं बताया हूं कि एरिया जो होता है वो 1/2 D1 क्रॉस D2, D1 इंटू D2, राइट, और दूसरा ए स्क्वायर साइन ए, और वह डिपेंड करता है एंगल ए पे, तभी तो यह एक स्क्वायर बनता है, तो हमारा ए जो हो जाता है वह 90 डिग्री, जिसकी वजह से इसका एरिया हो जाता है साइड स्क्वायर। याद आया क्या? तो आप इस तरीके से इस रिजल्ट को, इस फॉर्मूला को याद रख सकते हो। उसके बाद ट्रेपीजियम के बारे में मैंने आपको बताया था कि ट्रेपीजियम कितना इंपॉर्टेंट है, राइट, जिस ट्रेपीजियम को आप पहले से भी जानते हो, देख चुके हो, राइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों 1/2 बेस इंटू हाइट सबको पता है, ए बी साइन थीटा सबको पता है, हीरोन्स फॉर्मूला सबको पता है, √3 अगर इक्विलैटरल है तो वह भी पता है। और इसका थोड़ा ज्यादा यूज होने वाला है आपको जेईई मेन के पेपर में, कभी कभी इन तीन ट्रायंगल का पॉइंट दे तो ऑलवेज रिमेंबर 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। इसको आप इस टाइप से भी लिख सकते हो x1 x2 x3 y1 y2 y3, डिटर्मिनेंट में रो और कॉलम को बदल देने से उसके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये आपको बचपन से पता है, राइट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा जब 3 कोऑर्डिनेट गिवन हो तो सबसे बढ़िया तरीका ये होता है, राइट। उसके बाद फिर मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ और महत्वपूर्ण बातें, पता नहीं थोड़ा सा लैग कर रहा है सिस्टम, हाँ जी, महत्वपूर्ण बात ये कि आपको इसका मैंने ट्रिक भी बताया था, राइट। इसका ट्रिक क्या है कि अगर कभी भी एज अ ट्रिक अगर आप इसको याद रखना चाहते हो, अगर आपके पास 3 पॉइंट हो इस प्रकार से x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो आप इधर x1 y1 से स्टार्ट करो और उसके बाद फिर x2 y2 x3 y3 और इसी पे खत्म करो, राइट। और इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे देखो हमने मल्टीप्लाई किया, और फिर x2 को y1 से मल्टीप्लाई किया, घटा दिया, फिर x2 को y3 से जोड़ दो, फिर x3 और y2 को घटा दो, फिर इस वाले को जोड़ दो और फिर इस वाले को घटा दो, तो यह सिंपल इक्वल होता है इस 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ इसके। अगर आपको ये ट्रिक याद रहता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो डिटर्मिनेंट यानी कि प्रॉपर मेथड जरूर याद होना चाहिए। सर ये क्यों याद करना जरूरी है? ये इसीलिए मैं आपको बताया था कि याद करना जरूरी है जब आपके पास क्वाड्रिलेटरल हो, राइट, 4 पॉइंट आपको गिवन हो, तो फिर आप थोड़ा सा घबरा जाओगे और आप सोचोगे कि सर ये 4/4 का डिटर्मिनेंट बनेगा, लेकिन उसका ये उपाय है, अगर आपको 5 पॉइंट गिवन हो इस प्रकार से ABCDE आपको याद होगा, तो आप x1 y1 से शुरू किए हो और x1 y1 पे ही खत्म किए हो, क्योंकि उसके बाद आपने x2 का यूज किया, फिर x3 का, फिर x4 का, फिर x5 का। और इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका आप इस एरिया ऑफ ट्रायंगल में जब 3 वर्टिसेस गिवन हो उससे आप इसको बड़े आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हो। उसके बाद बच्चों आपको मैंने बताया था कि क्या हो जब कभी हमारे कोऑर्डिनेट जो हो वह पोलर कोऑर्डिनेट, राइट। तो पोलर कोऑर्डिनेट में r1 θ1 बचपन से याद, r2 θ2 और r3 θ3, तो इसका एरिया जो होता है इस एरिया को आप याद रख सकते हो, जिसमें कि मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि r और θ1, r1 एंड θ1 के बारे में आपको आज भी जानकारी है, याद है या फिर आप भूल गए? कोई भी पॉइंट जो था बच्चों पोलर कोऑर्डिनेट में, ये पॉइंट के अगर हमने कोऑर्डिनेट को x, y एज्यूम करते थे तो इसका मतलब आप समझते हो कि यह x एक्सिस से इतना डिस्टेंट है, y से इतना, बहुत आसानी से। लेकिन अगर इसी चीजों को आप r, θ एज्यूम करते हो तो दिस इज कॉल्ड पोलर कोऑर्डिनेट। और ये पोलर कोऑर्डिनेट का मतलब क्या हुआ, मीनिंग क्या हुआ
कि इसका मतलब कि ये ओरिजिन से इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस r है और एंगल थीटा। इससे ये फायदा हो जाता है कि आप इस x, y की जगह पे लिख सकते हो क्या चीज, r cos थीटा, r sin थीटा, राइट। एक ही वेरिएबल में आप चीजों को बहुत अच्छे से निपटा सकते हो जब आपको एंगल गिवन हो, जब आपको वो डिस्टेंस गिवन। जब एंगल और डिस्टेंस गिवन हो तो आप अगर उस वक्त एक नॉर्मल x, y एज्यूम करोगे तो बहुत बहुत दुख होगा, और एक पैरामेट्रिक पॉइंट एज्यूम करोगे तो मजा आ जाएगा। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो मुझे लग रहा है कि इस बार इन कॉन्सेप्ट पे जरूर बेस्ड होगा, राइट। अगर आपको दिक्कत हो तो प्लीज आप एक बार मुझे माइक ऑन करके बोल दे या लिख के बता दे। सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल में मैंने आपको बताया था सेंट्रॉइड को एग्जाम वाला भी जी वर्ड यूज करता है, ऑलवेज रिमेंबर। सर्कमफेरेंस का आपको मैं बताया था कि O, और ऑर्थो सेंटर H, एंड उसके साथ साथ इन सेंटर I, ऑलराइट। और OGH जो होता है बच्चों हमेशा वो 2:1 में होता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस लाइन इज कॉल्ड ऑयलर लाइन, राइट। OGH जो होगा वह कोलिनियर पॉइंट होगा, ऑलवेज रिमेंबर। स्ट्रेट लाइन में इस कॉन्सेप्ट को जरूर पूछने की संभावना है, हमेशा याद रखिएगा, राइट है। अब इन्हीं बातों को आप याद होगा तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए चलता हूं। अगर आपको कोई दिक्कत तो आप प्लीज बताना चाहिए। अंश यहां तक ठीक है? यहां तक तो कोई ज्यादा फास्ट नहीं है, रिवाइज हो रहा है। लास्ट में आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आप अभी क्लास खत्म होने के बाद एक नजर डाल करके फुल एंड फाइनल करके पैक करके रख लो और डायरेक्ट एग्जाम के दिन जाकर के खोलो। सेंट्रॉइड को बच्चों डिनोटेड बाय जी मेड बाय मीडियंस, या मीडियन से बनते हैं। किसी भी ट्रायंगल में इस प्रकार से एक मीडियन ड्रॉ करो, दूसरा मीडियन ड्रॉ करो, ये दोनों मीडियन जहां इंटरसेक्ट करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑलवेज रिमेंबर, फॉर्मूला से ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों डेफिनेशन हो जाता है। मीडियन क्या होता है ना कि इन सामने वाले साइड को दो इक्वल पार्ट में बांट देता है, राइट। तो ये जो हमारा अगर कोऑर्डिनेट x, y है, ये वेक्टर 3D में भी एप्लीकेबल है, राइट। तो x जो होगा वो सिंपल x1 प्लस x2 प्लस x3/3, जस्ट लाइक मीन ऑफ x कोऑर्डिनेट, राइट। और ये मीन ऑफ y कोऑर्डिनेट, मीडियन। आप फील कर पाओगे, मीन मीडियन मोड में आपने पढ़ा था। आप उससे याद रख सकते हो कि सर मीडियन यानी कि मीन से रिलेटेड है, क्योंकि हमने स्टैटिस्टिक्स क्लास 10th में पढ़ा था। तो आप इससे याद रख सकते हो, सेंट्रॉइड जी से रिप्रेजेंट करेंगे, मीडियन से मिलके बनता है। और ये एक इंपॉर्टेंट बात है, मीडियन जो होता है बच्चों यह 2 उस मीडियन जो होता है, सेंट्रॉइड जो होता है उस मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। ये भी पॉइंट आपको याद है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। यानी कि एजी का और जीएम का जो रेशियो होगा वह हमेशा 2:1 होता है। दिस इज द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। कई बार ये कॉन्सेप्ट बच्चे को नहीं याद होने पे दिक्कत का सामना हो जाता है, राइट। उसके बाद अगले पॉइंट पे बढ़ने का वक्त है। पता नहीं लैग क्यों कर रहा है आज, हाँ जी। उसके बाद मैंने एक छोटे से प्यारे से एग्जाम्पल से हर एक चीजों को अच्छे से समझाने का कोशिश किया था कि इन सेंटर क्या होता है। तो इन सेंटर जस्ट लाइक कि एक ट्रायंगल के अंदर जो सर्कल इंस्क्राइब है, ट्रायंगल के अंदर जो सर्कल इंस्क्राइब है उसको हम लोग इन सेंटर कहते हैं, और वह इक्वल होता है ax1। यानी कि अगर इस सर्कल का साइड a है, राइट, इस ट्रायंगल का साइड ABC है, और कोऑर्डिनेट x1 y1 एंड x1 y1 एंड x2 y2 एंड x3 y3 है, तो इस टाइप से ax1 प्लस bx2 एंड डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस c होता है, राइट। ये याद है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। और मोस्टली टाइम आप इसको बेसिक कॉन्सेप्ट से भी बना सकते हो, लेकिन आपको हमेशा याद रहना चाहिए कि व्हाट इज इन सेंटर। इन सेंटर मतलब सेंटर अंदर है सर्कल में, और सर्कल अंदर है ट्रायंगल में, राइट। इन रेडियस, उसी सर्कल के रेडियस को इन रेडियस कहते हैं। इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताया था कि इन सेंटर तो आप जानते ही हो, राइट, अभी अभी मैंने बताया। और इन रेडियस जो होता है बच्चों, रिमेंबर, इन रेडियस होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल डिवाइडेड बाय सेमी पेरीमीटर, राइट, याद है, एरिया ऑफ ट्रायंगल डिवाइडेड बाय सेमी पेरीमीटर। इन सेंटर तो समझ रहे हो कौन है, इन रेडियस समझ रहे हो। इस ट्रायंगल के अंदर जो, इस ट्रायंगल के अंदर यानी कि ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस,
ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस आप निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल डिवाइडेड बाय सेमी पेरीमीटर को। अगर आप डिवाइड करोगे तो ये बड़े आसानी से निकल जाएंगे, राइट। उसके बाद मैंने बताया था सरकम सेंटर। सरकम सेंटर क्या होता है ना, सरकम सेंटर मतलब समझ में आ रहा है, एक सर्कल के अंदर एक ट्रायंगल बैठा हुआ है, राइट, जिसमें कि उस ट्रायंगल का तीनों पॉइंट उस सर्कल पे लाई करेगा, राइट। उसी को हम लोग उसी सर्कल के सेंटर को उस ट्रायंगल का सरकम सेंटर कहते हैं। भले ही राइट एंगल ट्रायंगल में एक खासियत हो जाती है हमें कि ये पॉइंट जो हमें यहां दिख जाता है। सर इसको निकालने का क्या उपाय जब राइट एंगल ट्रायंगल नहीं हो तो? अंश क्या आपको पता है कि सरकम सेंटर अगर वर्ड यूज करे तो सरकम सेंटर सर कैसे फाइंड आउट करेंगे जब ट्रायंगल राइट एंगल नहीं हो तो? कोई फॉर्मूला सर आपने बताया नहीं। यस, तो बच्चों रिमेंबर सरकम सेंटर में हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करते हैं। क्या करते हैं ना कि ये पॉइंट हमें ए का कोऑर्डिनेट गिवन होता है x1, y1 और इस बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट इस टाइप से गिवन होगा x2, y2 एंड दिस सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन होगा x3, y3 एंड दिस पॉइंट इज x, y। इस x, y को आप निकाल सकते हो क्योंकि OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC होगा इस रिजल्ट से, इस मैथमेटिकल कैलकुलेशन से, और ये इसके फॉर्मूला से आसान होता है, राइट। याद है अंश? अबाउट इन सेंटर, अबाउट सरकम सेंटर। यस अंश बताइए प्लीज, बोलिए। यस वेरी गुड, कमाल कर दिए। और उसके बाद एक इंपॉर्टेंट बात बच्चों, सरकम रेडियस। सरकम रेडियस तो आप समझते हो कि भैया ये जो सर्कल, ये जो ट्रायंगल का तीनों वर्टेक्स जिस सर्कल पे लाई कर रहा है, राइट, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये जो ट्रायंगल का तीनों वर्टेक्स जिस सर्कल पे लाई कर रहा है उस सर्कल का सर कुछ ना कुछ रेडियस होगा, उसी रेडियस को हम लोग क्या कहते हैं? सरकम रेडियस। सरकम सेंटर से सरकम रेडियस का सेंस आता है, और वो भी आप निकालने के लिए वही डिस्टेंस फॉर्मूला OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC का ही यूज करते हो। और उससे ज्यादा मजेदार आपको ये मिल जाता है कि अगर आपको ये ABC साइड पता है और इस ट्रायंगल का आप एरिया निकाल लेते हो तो प्रोडक्ट ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ, मोस्टली बच्चे ये भूल जाते हैं, 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल से आप सरकम रेडियस निकाल सकते हो, राइट। उसके बाद ऑर्थो सेंटर, बहुत ही मजेदार बच्चों, क्या होता है ना, परपेंडिकुलर, राइट। किसी भी ट्रायंगल में अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, राइट, तो वो जो दोनों परपेंडिकुलर ऑल्टीट्यूड, राइट, ऑल्टीट्यूड इस पे ये परपेंडिकुलर ड्रॉप को और इस पे ये परपेंडिकुलर, जहां दोनों का परपेंडिकुलर बाय इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट को ऑर्थो सेंटर कहते हैं। और इस ऑर्थो सेंटर के H से इसे हम लोग H से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। भले ही राइट एंगल ट्रायंगल में यह ओरिजिन पे आ जाता है वो अलग बात। सर ऑर्थो सेंटर को कैसे सॉल्व कर, इसका भी आपने कोई फॉर्मूला नहीं बताया अंश। हाउ टू फाइंड ऑर्थो सेंटर, अगर मैं आपको एक गिवन सिचुएशन में फंसा दूं कि हमारे पास कोई ABC पॉइंट है, प्लीज माइक ऑन करके बताइए, और इस प्रकार से हमारे पास ABC कोई पॉइंट है और मैं जानना चाहता हूं ये ऑर्थो सेंटर H, हाउ टू फाइंड सर? विद द हेल्प ऑफ किससे इक्वेशन निकालोगे? नहीं, हाँ, वर्टेक्स से ये साइड का इक्वेशन निकालोगे, वेरी गुड। और यहां पे हम लोग यूज करते हैं, यस, यहां पे हम लोग यूज करते हैं, कितना ध्यान देना, 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। पहला कॉन्सेप्ट इक्वेशन ऑफ लाइन इन 2 पॉइंट फॉर्म। जब आपको 2 पॉइंट मिलता है ना तो आप उस लाइन का इक्वेशन निकाल लेते हो, और उसके बाद आप स्लोप के कॉन्सेप्ट का यूज करते हो। ऑलवेज रिमेंबर कि भैया एक लाइन और दूसरे परपेंडिकुलर लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। तो इस शानदार कॉन्सेप्ट से हम लोग ऑर्थो सेंटर मोस्टली निकालते हैं। ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, इन सब में फॉर्मूला से ज्यादा आसान हो जाता है ये बेसिक कॉन्सेप्ट लगाना। इसका फॉर्मूला भी होता है बट उसमें tan थीटा, sin थीटा इस टाइप से होते हैं जो मैथमेटिकली बहुत डिफिकल्ट और जेई एडवांस में पूछे जाते हैं। जेई मेन में सिर्फ ऑर्थो सेंटर ये इक्वेशन ऑफ लाइन और स्लोप के कॉन्सेप्ट से ही काम बना देगा। ऑलवेज रिमेंबर। क्लियर है यहां तक अंकिता? आगे बढ़ा जाए।
अगले दिन मैं आपसे पूछूंगा कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी बात। सेंट्रॉइड के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। नहीं, नॉट इंपॉर्टेंट अंश, नॉट इंपॉर्टेंट। कहीं जेईई मेन के पेपर में इसका नाम ही नहीं कभी आया है, इतिहास में नहीं, एक्स सेंटर के बारे में, राइट। सेंट्रॉइड इज इंपॉर्टेंट। सेंट्रॉइड क्या होता है कि x1 प्लस y1 डिवाइडेड बाई 3, राइट। y1 ये भी जस्ट लाइक, ये तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। हाँ जी, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब कभी भी आपको इसका यूज बच्चों आपको करने आना चाहिए, जब कभी भी आपको 2 पॉइंट दे और 2 पॉइंट से वो लाइन पास आउट करेगा, उसका डिटर्मिनेंट फॉर्म में आप x1 y1 1 x2 y2 1 लिख सकते हो, राइट। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो x1 y1 1 x2 y2 1। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डाउट नहीं। हाँ, बट इज इक्वल टू 0 मस्ट बी रिमेंबर कि आपको इसमें x और y जरूर रहना चाहिए, क्योंकि आप इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल रहे हो, तो इक्वेशन ऑफ लाइन में x और y का होना अनिवार्य है। आफ्टर सॉल्विंग दिस डिटर्मिनेंट वी गेट y माइनस y1 इज इक्वल टू, दिस इज कॉल्ड स्लोप बच्चों, ऑलवेज रिमेंबर, याद है ना आपको। स्लोप जब भी 2 पॉइंट दे तो आपको ये नहीं कहेगा बेटा स्लोप निकालो, आपको निकाल करके रख लेना होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। जब भी 2 पॉइंट दे झट से स्लोप निकालो। और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आपने इसे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के टेंजेंट नॉर्मल के भी कॉन्सेप्ट में यूज किए थे। ऑलवेज रिमेंबर एक इंपॉर्टेंट बात, कभी भी आपको स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन हो, टेंजेंट का बात किया जाए, नॉर्मल का बात किया जाए, इतना एंगल इंक्लिनेशन है, तो आप उस वक्त पूरे खुल करके एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव dy अपॉन dx tan थीटा, इन सभी कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हो, और करना भी चाहिए और सोचना भी चाहिए, राइट। याद है। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, इसीलिए इस डिटर्मिनेंट वाले चीजों को मैंने आपको पढ़ाया था कि इक्वेशन ऑफ मीडियन, आपको मीडियन का इक्वेशन निकालना। मीडियन मतलब एक ऐसा लाइन जो सामने वाले वर्टेक्स से निकले, एक वर्टेक्स से निकले और सामने वाले लाइन को 2 टुकड़ा में बांट दे। तो जो लाइन उसको 2 टुकड़ा में बांट रहा है, उसका इक्वेशन निकालने का 2 तरीका। जैसे ही आपको ये बी और सी पॉइंट देगा तो आप मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज करके ये डी पॉइंट निकालोगे, और 2 पॉइंट जब आपको देता है तो आप बड़े आसानी से, बड़े आराम से क्या करते हो, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन 2 पॉइंट फॉर्म का यूज करते हो, राइट। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। और डिटर्मिनेंट फॉर्म में क्या होता है कि हमें जैसे ही पॉइंट मिला तो x1 y1 एंड इस प्रकार से हमें ये तीसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट, और डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टीज के हिसाब से हम लोग इसको अलग अलग कर सकते हैं, राइट अंश। देखो अंकिता का पावर कट हो गया, प्लीज रिकॉर्ड। ये बहुत यस अंश, मैं थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहूंगा। तो ये देखो, पहले इसको मैं डिस्कस कर लूं। तो ये मैंने क्या किया था आपको याद होगा, तो इस रो में मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया था। किसी भी रो या किसी भी कॉलम में हमें मल्टीप्लाई करने का अधिकार होता था, राइट। और 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये खत्म हो गया डिनोमिनेटर में, ये भी खत्म हो गया और ये बन गया 2, और इस 2 को मैंने 1 + 1 लिखा था, और मैंने फिर डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टीज से दोनों को स्प्लिट। तो यहां से हमें मिला, अच्छा x1 y1 1 x2 y2 1 प्लस, रिमेंबर प्लस x1 y1 1 and x3 y3 1 is equal to 0 is equation of median। अंश याद आया? वेरी गुड। एक बात मुझे और जानने है, क्या मैं सही जा रहा हूं या ये सब आपको याद है? ठीक है, बहुत सही। तो फास्ट फास्ट निकालते चले, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया है। हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर है, हर एक बात आपको याद है आज, ठीक है। तो हम लोग जो असली काम है वो भी काम करेंगे बहुत जल्द, क्योंकि स्ट्रेट लाइन बहुत बड़ा है, राइट, बहुत बड़ा, इतने सारे फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ये बाइसेक्टर वाला फॉर्मूला तो याद है आपको? गुजर गया आंखों से। यस, स्क्रीन पे नहीं आ रहा। हाँ हाँ, थोड़ा सा ये लैग कर रहा है। इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर क्लियर है? नेक्स्ट बोलते चलना सर, नेक्स्ट। हाँ, अभी समझना इसको। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है कि एक ऐसा पॉइंट,
बिल्कुल 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 बिल्कुल, वेरी गुड। और इसी बातों से यह सॉल्व हो जाते हैं, राइट। और इसका रिजल्ट कुछ इस टाइप से होता है, अगर याद है तो ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है स्ट्रेट लाइन। यही सबसे क्या पूछेगा देखते हैं। उसके बाद फिर हम लोगों ने ये जाना था कि अगर कभी क्वाड्रिलेटरल गिवन हो, राइट, और क्वाड्रिलेटरल का 3 पॉइंट गिवन हो, तो चौथा पॉइंट कभी भी निकालने के लिए तड़पना मत, परेशान मत होना, क्या करना, डायरेक्ट इस बातों का यूज कर। वेरी गुड, घटा देंगे। मिड पॉइंट वाले फॉर्मूला से इसने हमने प्रूफ करा था। रिजल्ट इज इंपॉर्टेंट, राइट। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू बेस BC एंड पासिंग थ्रू अ पॉइंट। इसीलिए हमने एक, याद है, ये बहुत आसान मजेदार रिजल्ट था। वेरी गुड, आगे आ जाओ। डायरेक्ट अब हमको लगता है क्वेश्चंस पे आने चाहिए। यार ये इतना स्लो क्यों हो गया है, प्रेस करते हैं 10 सेकंड बाद वो आता है। एंगल बिटवीन टू लाइन क्लियर है? वेरी गुड। फुट ऑफ परपेंडिकुलर अंश h minus x1 upon a. Foot of perpendicular is a point. Image में -2 times, right? Very good. परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं याद है? ओके ओके, ग्रेट। ये एक इंपॉर्टेंट बात आपको याद है, ये मोस्टली बच्चे भूल जाते हैं। इमेज ऑफ वर्टेक्स ए इन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर AB एंड AC आर वर्टेक्स एंड B एंड C। ऑब्वियस बात, बट ये प्रॉपर्टीज का आप याद कर सकते। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात था। इमेज ऑफ A इन एंगल बाइसेक्टर ऑफ B एंड C लाइज ऑन लाइन BC ऑलवेज। कि अगर एंगल बाइसेक्टर के रिस्पेक्ट में अगर आप इसका इमेज देखते हो तो यह हमेशा इस BC पे ही लाई करेगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद ये पॉइंट कि ऑर्थो सेंटर का इमेज जो होता है वह बेस के रिस्पेक्ट में हमेशा सर्कल पे ही गिरता है, यानी कि सर्कल को सेटिस्फाई करता है। ये कॉन्सेप्ट का जेई वाला अभी तक गजब गजब यूज किया है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। नहीं, ऑर्थो सेंटर से सेंटर का कोई लेना देना नहीं। ऑर्थो सेंटर का जो इमेज होगा, राइट, वह इस लाइन के रिस्पेक्ट में हमेशा इस सर्कल पे ही रहता है। इस लाइन के रिस्पेक्ट में हमेशा इसी सर्कम सर्कल पे ही होता है। एंड ये यस, ऑर्थो सेंटर नेक्स्ट चीज है। ऑर्थो सेंटर क्या है पता है? बिल्कुल, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए पॉइंट ए लाइन, याद है? वेरी गुड, ये बहुत अच्छे से याद है। हम लोग तो एक एक चीजों को प्रूफ किए थे ना, राइट, डिटेल में समझने की कोशिश किए थे, मजा आया था। स्ट्रेट लाइन को बहुत डेप्थ में पढ़े थे। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस C2 माइनस C1 अपॉन अंडर रूट। अच्छा, कभी अगर डिस्टेंस देना, ऑलवेज रिमेंबर अंश पॉइंट टू बी नोटेड, दो लाइन के बीच में कभी भी अगर आपको डिस्टेंस देना, तो अगर बोल दिया कि दोनों के बीच का डिस्टेंस 5 है और आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना है तो आपको +-5 लेना चाहिए कायदे से, ठीक है? क्योंकि मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना हो तब, क्योंकि हो सकता है वह माइनस दिया होगा और डिस्टेंस की वजह से मॉड लगाया होगा। ये एक इंपॉर्टेंट बात हो जाती है जेई के क्वेश्चंस में। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्लियर है?
यस अंकिता, फिर से स्वागत है। राइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों स्ट्रेट लाइन में मैं आपको बताना चाहूंगा क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ स्ट्रेट लाइन। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरामेट्रिक फॉर्म, क्या याद है, अप्लाई कर पाते हैं? सर एरिया वाला एक बार दिखा दीजिए। कौन सा एरिया? पैरेललोग्राम का। ओके, मैं दिखा रहा हूं, थोड़ा सा ये पता नहीं स्लो हो रहा है, मैं प्रेस करता हूं अभी और ये आता है थोड़ी देर बाद। लोड पड़ चुका है इस छोटे से लैपटॉप पे भी, मतलब कि ये सुपर फास्ट है, फिर भी समझ रहे हो, इतना देख के इतना डिफिकल्ट मैथ देख करके वो घबरा जाता है। यस, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में क्या था ना अंश, कि हमने P1 P2 कॉसेक थीटा जाना था, और उस P1 P2 कॉसेक थीटा को हमने दो लाइन के बीच के डिस्टेंस वाले फॉर्मूला से रिप्लेस किया था जब, और इस कॉसेक थीटा को हमने tan में बदलने का कोशिश किया था ताकि इसको स्लोप के फॉर्म में लिख पाए, क्योंकि बेसिकली हमें दो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के हेल्प से एक पैरेललोग्राम दिखाई देता है। तो ये पैरेललोग्राम नहीं, ये स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट है, और स्ट्रेट लाइन में अगर उन दो पेयर ऑफ पैरेललोग्राम का आप अगर देखोगे तो M1 M2 का डिफरेंस और मॉड है, या M2 M1 भी कर सकते हो, और C1 में से C1 C2 समझ रहे हो क्या है, वो लाइन है, दो पैरेलल लाइन, y इज इक्वल टू M1x प्लस C1, राइट। तो दूसरे लाइन भी हो जाएंगे y इज इक्वल टू M2x नॉट M2, उसका पैरेलल हो जाएगा M1x प्लस C2, क्योंकि इंटरसेप्ट बदल गया होगा। और इस लाइन का अगर मैं बात करूं तो इसका हो जाएगा M2x प्लस D1, और दूसरे वाले लाइन का M2x प्लस D2, क्योंकि दोनों का खाली इंटरसेप्ट बदलेगा। तो ये है हमारा D1 D2 और C1 C2 और M1 M2। M1 M2 स्लोप, याद आया अंकिता? ये दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों। मैं ऑलवेज कहता हूं कि आपको r cos थीटा r sin थीटा याद रखना चाहिए, और अगर आप ये जानते हो कि कहां से चलना है, मैं एक बार फिर से इसको बताना चाहूंगा क्योंकि ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इस पे इतने क्वेश्चंस आए हैं कि पूछो ही मत। उस दिन भी मैं बोल रहा था बहुत इंपॉर्टेंट, और आज भी ये उतना ही इंपॉर्टेंट, राइट। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि आपको ये याद रखना चाहिए कहां से चले, राइट। तो सर x1 y1 से चले, जो x1 y1 लेने का मतलब कि हमें गिवन देगा, कहां पहुंचे तो सर h k पहुंचे, किस एंगल पे चले तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल पे चले, कितना चले वो डिस्टेंस अगर r है। तो अगर इन सब बातों को आप मिलाना चाहोगे तो जहां पहुंचे वो आप लिखोगे, जहां पहुंचे, जिससे चले, जितना चले, और जिस एंगल पे चले, ऑलवेज रिमेंबर। और उसका प्रूफ मैंने दिखाया था कुछ इस टाइप। और यहां से अगर आप देखोगे, यहां से इसी पॉइंट से अगर मैं आपसे पूछ लूं कि ठीक है बताओ r इज इक्वल टू क्या होगा अंश, राइट, तो आप r इज इक्वल टू बड़े आसानी से बता पाओगे कि सर r इज इक्वल टू वी कैन राइट h माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू, सेकेंड वाले से अगर r इज इक्वल टू मैं पूछूं तो k माइनस y1 अपॉन साइन थीटा विच इज इक्वल टू r, और अगर इस h के जगह पे x, इस y के जगह पे k, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन पैरामेट्रिक फॉर्म। याद आया आंसर? एंड दिस इज द वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था ये हमारा, राइट, स्ट्रेट लाइन में। वेरी गुड। पैरामेट्रिक इक्वेशन तो हमने डिस्कस कर लिया, राइट। अब आया बच्चों असली मजा, और पैरामेट्रिक में भी मैंने आपको बताया था, राइट, किस प्रकार से हमारा साइन कन्वेंशन अगर अप की जा रहे हैं तो हमें प्लस लेना चाहिए, और अगर डाउनवर्ड आ रहे हैं तो हमें माइनस लेना चाहिए। जरा देखिए जेई के इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे, प्लीज
कितना टाइम बर्बाद किए आपका इसमें, ठीक है, थोड़ा देर तो किए बर्बाद। बट जरा बताइए कौन सा आंसर करेक्ट है। इन सभी बातों को आपने पढ़ा है, रिजल्ट आपके पास है, अगर आप भूल जाओ तो प्लीज पूछ लेना अभी के लिए, और उसके बाद फिर आप एक राइट आंसर तक पहुंचो। सर ये तो जेई एडवांस का क्यों बता रहे हैं, अब जेई मेन में आएंगे। ये बहुत पुराना, जब आपका जन्म भी नहीं हुआ था तब का है ये। देखिए क्या कह रहे हैं, हो पाएगा आंसर? बिल्कुल अंकिता। बता दें, पी क्यू आर एक ट्रायंगल, चलिए देते हैं, बनाइए। जे एडवांस में एक से अधिक सही होते हैं, तो सोच सकते हैं। आइए देखते हैं। पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, पी एस मीडियन है, दो भागों में बांट रहा होगा, और पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है हमें, क्यू पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट पता है, क्या बात है, और आर पॉइंट का भी पता है, तो झट से एस पॉइंट का निकाल लेंगे। 13/2 कॉमा 1, अरे आसानी से, क्या बात है, आंसर आ गया। एक सेकेंड, कौन सा आंसर आप बोले हो देख लें जरा, सी और डी दोनों या सिर्फ डी, देखते हैं। तो ये मिड पॉइंट हमारा आ गया, क्योंकि गलत है डी, डी इज द नॉट राइट आंसर, बट क्यों ये देख लेते हैं। तो P और S हमें क्या निकालना है, द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड पैरेलल टू PS। तो अगर कोई ऐसा लाइन बताना है जो लाइन हमें इस पॉइंट से पास आउट कर रहा है 1, -1 से अंश, तो हमें बस स्लोप चाहिए इस लाइन का और पॉइंट चाहिए। इस लाइन का पासिंग पॉइंट हमें पता है कि सर ये जो लाइन है यह लाइन पास कर रहा है स्पेशल पॉइंट 1, 1 से, और इस PS के स्लोप के इक्वल हो, तो क्यों ना स्लोप ऑफ PS निकाल लिया जाए, क्योंकि पैरेलल लाइन देने का यही फायदा है। और PS स्लोप निकालने के लिए y2 - y1 रिमेंबर, तो 2 - 1 डिवाइडेड बाय 2 - 13/2 विच इज इक्वल टू कितना, माइनस, ये तो 1 हो गया और ये 2 ऊपर चला गया, तो -2/9। एग्री। तो नाउ हमें पासिंग पॉइंट मिल गया और स्लोप भी मिल गया, तो अब हमें क्या लिखना चाहिए, इक्वेशन ऑफ लाइन, राइट। इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए सिंपल फंडा वही बचपन का, y - y1 इज इक्वल टू स्लोप x - x1, कुछ इस टाइप से। इसको जैसे ही सिंप्लीफाई करेंगे तो 9y + 9 इज इक्वल टू -2x + 2, और सिंप्लीफाई कर लें तो 2x + 9y, एंड इसको इससे सब्ट्रैक्ट होगा तो +7 इज इक्वल टू 0। क्या बात है, सही जवाब, वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब।
सही है, ऐसे ही बनाए आप भी या कोई और अप्रोच? सेंट्रॉइड, अच्छा अच्छा ठीक है, वो भी सही है। चलो भाई इसको बनाओ जरा, ये देखो क्या कह रहा है। PQR राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट एंगल 2,1 पे है, लाइन QR का इक्वेशन दे रखा है। देन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट तो पता है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या है? दो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन का प्रोडक्ट है, राइट। L1 इंटू L2, दोनों का कंबाइंड इक्वेशन बन जाएगा। प्लीज बनाइए। आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये सब क्वेश्चंस, क्योंकि आपको नहीं पता है सर मुझे स्ट्रेट लाइन रिवाइज करना है, मुझे कौन बनाने चाहिए, आपको नहीं पता। आपको ये बनाने चाहिए, आपको ये सीखना चाहिए, आपको जो मैंने नजरों के सामने रखा वो जरूर रिवाइज करना चाहिए। उसके अलावा भी कर लो, कोई दिक्कत। और एक दिन ना पूरा सर्कल और पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स सारे को मिला करके एक दिन खिचड़ी। स्ट्रेट लाइन अलग रख देते हैं क्योंकि स्ट्रेट लाइन में हमने बेसिक ज्योमेट्री भी डाला, और बाकी सर्कल, पैराबोला, इलिप्स को अलग रख देंगे। और उसका रिजल्ट बच्चों गजब गजब, कॉमन टेंजेंट होना चाहिए सर्कल पे भी, हाइपरबोला पे भी, तो उसको भी सेटिस्फाई करे, इसको भी सेटिस्फाई करे। नेक्स्ट नेक्स्ट लेवल का कॉन्सेप्ट सब आपने पढ़ा था। बन गया? यस और नो? इजी है ना? PQR राइट एंगल ट्रायंगल और आइसोसेलेस भी है, क्या बात है। और ये भी दे रखा है कि राइट एंगल किस पॉइंट पे, ये पॉइंट को आपको P एज्यूम करना है, जिसका कोऑर्डिनेट 2,1 है, राइट। और इस पॉइंट को आप Q एज्यूम करो, इस पॉइंट को आप R एज्यूम करो, PQR, इस टाइप से। तो आपको ये पता चल गया कि यह राइट एंगल आइसोसेलेस होने से ये पुण्य मिला कि यह दोनों का दोनों 45 और ये एंगल 90 डिग्री बन रहा है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, आप PQ का इक्वेशन निकाल दो, मुझे अलग से निकाल के बता दो, चलो भूल गए तो इक्वेशन ऑफ PQ बता दो मुझे, और इक्वेशन ऑफ PR बता दो, ये तो बता सकते हो। और उसके बाद पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन तो बड़े आसानी से मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या है? एक कंबाइंड इक्वेशन ऑफ PQ एंड PR, राइट। QR हमें दे रखा है, ये जो लाइन है भैया, इस लाइन का हमें इक्वेशन दे रखा है 2x + y = 3, राइट ना। अब इस लाइन, अगर ये लाइन का स्लोप m1 है, जो कि आपको पता है, इस लाइन का स्लोप कितना है? इस लाइन का स्लोप आपको दिख रहा है कि -2 है, और इस लाइन का स्लोप आप निकाल सकते हो, पता है कैसे अंश? एंगल बिटवीन टू का कॉन्सेप्ट का यूज करके, राइट। एंगल बिटवीन टू लाइन क्या होता है मेरे भाई? तो आपको याद होगा सर, एंगल बिटवीन टू लाइन इज इक्वल टू, वी यूज tan थीटा इज इक्वल टू mod ऑफ m1 माइनस m2, सॉरी m1, यस, माइनस m2, याद है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2 के कॉन्सेप्ट से। और सर एंगल तो हमारे को 45 गिवन है, तो इसकी जगह पे जैसे ही 45 पुट करेंगे तो tan 45 बच्चों बन गया 1, और m1 यानी कि एक स्लोप आपको पता है, लाइक m2 एज्यूम कर लेते हैं उसको, ताकि m1 हमारे को निकल जाएगा, +2, एंड डिनोमिनेटर में हो गया 1 - 2m, कौन सा?
सिंपल m1, यस और नो। और ये हमारा 1 होता है। अब आप देखो कि आपको यहां से कैसे दो दो स्लोप मिल गया। दो स्लोप दिखाई दे रहा है अंश को, एक स्लोप नहीं दो स्लोप। तो एक कहीं इस लाइन का स्लोप निकल गया होगा और दूसरा इस लाइन का स्लोप निकल गया होगा। उन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट कर लेंगे तो कंफर्म हो जाएगा कि यस ये PQ और PR का स्लोप निकल, और PQ और PR का, हाँ वेरी गुड राइट, PQ और PR का जैसे ही स्लोप निकला तो वो दोनों पॉइंट इस पॉइंट से पास आउट कर रहा है। तो एक इक्वेशन निकालने के लिए आपको एक पॉइंट और एक स्लोप की ही नीड होती है बेसिकली, यस और नो, राइट। अब इसको अगर हम लोग मैथमेटिकली कैलकुलेट करें तो मॉड होने की वजह से एक बार प्लस एक बार माइनस में ओपन करना चाहिए। तो प्लस वाला तो साफ साफ आपको दिख रहा होगा, m1 + 2 इज इक्वल टू 1 - 2m1। एंड अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो 3m1 इज इक्वल टू माइनस, यानी कि m1 आ गया हमारे पास एक -1/3। और अगर m1 -1/3 आया एक तो दूसरा पक्का 3 आएगा। कैलकुलेट करके देख लो जब माइनस साइन के साथ ओपन करोगे तब। एग्री और नॉट एग्री अंश? ना मुन्ना ना, देखो आप मिस्टेक किए होंगे। -1 + 2m1 मेरा तो -1/3 आ गया। मैथमेटिकली लॉजिकली भी सोच के देखो कि दो स्लोप मिलेगा, राइट। तो ये हो गया हमारे को, इसको इस साइड बुला लेते हैं। तो देखो -1 - 2 इज इक्वल टू -3m1, राइट, -3 नॉट -m1। और m1 इज इक्वल टू देखो 3 निकल गया। तो एक स्लोप अगर इसका -1/3 होगा तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है इसीलिए पूछा गया कि अगर स्लोप इंटरचेंज भी आप कर लोगे ना कोई इशू नहीं। एग्रीअंस? तो ये हो गया हमारा 3। अब इक्वेशन ऑफ PQ निकालना बच्चों का खेल, क्योंकि सर इसका हमने वो निकाल लिया, राइट। ऐसे y - y1 इज इक्वल टू स्लोप x - x1। इसको सिंप्लीफाई किया जाए, y - 2 इज इक्वल टू 3x - 3। अंकिता सही है, बताओ तुम्हारा आया अंश का, अंश तुम्हें गलती दिखा क्या? -2 + 3 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -1। y -1 कहां पे बच्चों? ओके 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 ओके, गॉट इट। y - 1 इज इक्वल टू x - 2 इज 6 1, y नहीं -3x + y -1 + 6 इज इक्वल टू 0। -3x + y + 5 इज इक्वल टू 0। दिस इज द PQ लाइन, राइट। और दूसरा सर हमें PR लाइन निकालना है। ऐसे ही बिल्कुल अंश, y - y1 इज इक्वल टू -1/3, राइट, x - 2 को अगर सिंप्लीफाई करें देन वी हैव 3y - 3 इज इक्वल टू -x + 2। नाउ x + 3y - 3 और -2 बिकम -5 इज इक्वल टू 0। अब दोनों लाइन का इक्वेशन आ गया अंश अलग अलग, ये PQ का और ये PR का। हमें चाहिए देन इक्वेशन ऑफ रिप्रेजेंटिंग पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये PQ और PR के इक्वेशन को आप प्रोडक्ट कर देते हो, L1 × L2 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो आप, राइट। तो देखो दोनों को जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले देखोगे तो हर एक ऑप्शन में प्लस 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 है, तो क्यों ना इसको भी प्लस में बदल दिया जाए और इसकी जगह पे लिख देते हैं 3x - y - 5 इज इक्वल टू 0। अब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 3x² सभी में है, दोनों कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 25 किसमें है? तो सर ये ऑप्शन गलत हो गया और ये ऑप्शन गलत हो गया। प्लस का 25 A और B में है, तो इन दोनों में से कोई सही होगा। अब एक दो और को पकड़ते हैं, राइट। अब 10y
y का कोफिशिएंट जब y वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा नंबर वाले के साथ, ये इसके साथ, राइट, तो ये हो गया माइनस का 3y, y का y के साथ, तो ये हो गया 5y, और ये हो गया माइनस 15y। ओवरऑल कितना निकला हमारे पास? माइनस 10y। अब देखो माइनस 10y बी में है तो भैया बी हो गया। अंश मल्टीप्लाई भी नहीं करना है बच्चा के तरह, बी होगा ना, बी होगा या ए होगा? माइनस तो बी में है बाबू, माइनस 10। हाँ, तो मैं क्या कह रहा हूं ना कि पूरे को मल्टीप्लाई करना जरूरी नहीं है, रफ वर्क करके हमें बस एक सही आंसर को पकड़, जितना कम समय में हो पाए, राइट। ऑब्जर्वेशन, किलर विजुअलाइजेशन। आगे बढ़ते हैं, जरा देखिए इस प्रॉब्लम को आपको क्या लगता है सॉल्व हो पाएगा? अंश, हाँ हाँ इसमें देंगे, ये बहुत अच्छा लॉजिकली थिंकिंग बेस्ड है, मोर देन वन करेक्ट हो सकता है बच्चों, जो एडवांस 2013 में है, मोर देन वन करेक्ट पॉसिबल है। इसमें तो दो मतलब आधा काम, आधा आंसर पकड़ने में तो आपको यही मदद कर देगा, ये इनइक्वालिटी, कि ये इससे बना है, ये इससे बना है, ये इससे बना है, और ये सब जीरो से बना है, क्या बात है, हाँ? और डिस्टेंस बिटवीन 1,1 एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज लाइंस, ओके सर, इज लेस देन 2√2। ओ माय गॉड, मतलब कि एक पॉइंट 1,1 इंतजार कर रहा है आपका और दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, वो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस एग्जैक्टली नहीं बताया, बस ये बोला कि वह 2√2 से छोटू होगा, राइट। अंकिता क्या लगता है बनेगा तेरे से? तो इनमें से कौन सा सही है? पहले मुझे डिस्टेंस, आप डिस्टेंस निकाल रहे हो कि दोनों पॉइंट का इंटरसेक्शन वो कैलकुलेट करके, राइट, दोनों पॉइंट का इंटरसेक्शन कैलकुलेट करके आप x, y निकालोगे बड़ी मेहनत से, और उसके बाद फिर आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, राइट। लेकिन उससे ज्यादा मुझे क्या इंप्रेस कर रहा है इस प्रॉब्लम कि ये जो है ना इनइक्वालिटी, a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन c ग्रेटर देन 0, राइट। इसमें आप परमोटेशन कॉम्बिनेशन में जैसे पेयर लगाते हो वो लगाओ, तो एक आपको ये दिखाई देगा, एक ये दिखाई देगा, एक ये दिखाई देगा, और एक मतलब बहुत सारा इनइक्वालिटी आपको दिखाई दे रहा हो। अब उनको एक एक करके आप अगर डील करते हो तो a माइनस बी आपको ये दिखाई देगा कि भैया c से बड़ा है, एग्री और नॉट एग्री अंश। और दूसरा ये भी कह सकते हो कि a माइनस सी जो है सर, सॉरी a माइनस बी जो है, अगर दोनों तरफ नॉट सॉरी a से बड़ा होगा, राइट, नहीं, a माइनस सी, क्योंकि ये सबसे छोटा है, हाँ जी, तो अगर ये छोटा है, ये 0 से बड़ा है और वो उससे बड़ा है, ठीक है, तो a माइनस बी भी ग्रेटर देन 0 होगा, एग्री, और a माइनस सी भी ग्रेटर देन 0 होगा, एग्री, और b भी ग्रेटर देन 0 है, एग्री, यानी पॉजिटिव नंबर का गेम है। अब इस a माइनस सी में मुझे देखो, a माइनस सी वाला मुझे ये दिखाई दे रहा है, a माइनस सी ये दिखाई दे रहा है, तो इन दोनों को हम लोग कुछ सोच सकते हैं, कुछ बता सकते हैं, कर सकते हैं इस इनइक्वालिटी से। अब अगर इसको पकड़ो अंश, a माइनस सी अगर आपका 0 से बड़ा है, और सोचो कि अगर आप बोथ साइड b ऐड कर दो, क्या कहते हो, क्योंकि उससे वो बड़ा है, राइट, बोथ साइड अगर आप b ऐड कर दो तो a प्लस बी माइनस सी ग्रेटर देन b, और b क्या कह रहा है कि भैया ये 0 से बड़ा है, तो इसका मतलब आप ये समझ सकते हो कि ये 0 से बड़ा होगा,
तो a प्लस बी माइनस सी 0 से बड़ा होगा, ए इज द राइट आंसर, यस और नो? दोनों का जोड़ दोगे और उसमें से सी घटा दोगे, ऑब्वियस सी ये बात है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो 0 से बड़ा हो। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो एक एग्जांपल ले लो, ए की जगह पे 4 ले लो, बी की जगह पे 3 ले लो, ऑलवेज काम देगा। सी की जगह पे 2 ले लो, है ना बड़ा भाई? अब देखो कि 4 प्लस 3 माइनस 2 सर हमेशा 0 से बड़ा होगा, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए, राइट ना? क्लियर? तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब दूसरा बात जरा देखते हैं। दूसरा बात आप ये सोचो कि ए भैया 0 से, ए बी से बड़ा है, राइट आंसर, ए बी से बड़ा है हमें गिवन है, और सी 0 से बड़ा है। तो इस इनइक्वालिटी से आप क्या लिख सकते हो कि ए जो होगा, ए माइनस बी, वो 0 से बड़ा होगा और सी 0 से बड़ा है। और अगर बोथ साइड सी ऐड कर दे तो इनइक्वालिटी, क्योंकि पॉजिटिव है, इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यस और नो? और सी 0 से बड़ा है तो इसकी जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं कि ये 0 से पक्का बड़ा होगा। तो a माइनस बी प्लस सी भी 0 से बड़ा होगा, आंसर सी भी करेक्ट है। दो बात तो सर पहले बता गए। अब दूसरा, जो बातों के लिए क्वेश्चंस वाले ने बड़े खूबसूरती के साथ, बहुत ब्यूटीफुली क्राफ्टेड प्रॉब्लम कह सकते हैं, बनाए थे, उसका सर क्या करोगे बच्चों? उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। सर कैसे सर? भाई एलिमिनेशन मेथड लगा लो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगा लो, डिटरमिनेंट जो लगाना है लगा दो, और जल्दी से x और y इज इक्वल टू बता दो क्या होगा, ताकि मैं डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करूं। और डिस्टेंस फॉर्मूला में वो भी लेस देन है, इनइक्वालिटी सॉरी, इनइक्वालिटी हमें लगाना है, राइट आंसर, है ना? शानदार, लॉजिकली थिंकिंग, सोचने वाला है। मेरे सामने अगर ये आता, मैं क्या करता पता है? मैं यही करता, ए बी सी के जगह पे कोई नंबर रख रख के मैं ऐसा नंबर सोचता 0 से भरा, और 2-3 ऑप्शन तो मैं ऐसे ही चूज कर लेता। तो 2 ऑप्शन तो अभी करेक्ट हो गए, हो सकता है चारों करेक्ट हो। सर ये लेस देन 0 में शक है, पक्का काट दें क्या सर? बोले नहीं, ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। और अगर नंबर से सोचते हैं तो 4 माइनस 3 प्लस 2, देखो ये हो गया हमारे पास 3, ये तो सर 0 से बड़ा है, तो इसका मतलब ये गलत कर दें क्या? क्या कहते? और यहां भी सर अगर नंबर से सोचे तो 4 प्लस 3 माइनस 2, सर ये भी 0 से बड़ा है, तो इसको भी काट दें क्या? तो यहां से आप बोल सकते हो कि ऑप्शन ए एंड सी आर करेक्ट। बट सर ये देने का क्या पर्पस? ये देने का पर्पस बच्चों को कंफ्यूज करा जाए, परेशान किया जाए, टाइम वेस्ट किया जाए। होगा ना वेस्ट टाइम, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको याद रहना चाहिए, जब कभी भी इस टाइप से ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी एंड बी एक्स प्लस ए वाई, देख रहे हो दोनों का कोफिशियंट चेंज कर दिया, और प्लस सी सेम है, इज इक्वल टू 0 है। अगर -1 कर देता तो मैं परपेंडिकुलर ही बोल देता, बट अफसोस ये -1 भी नहीं बोला। तो इस टाइप के इक्वेशंस का बचपन क्लास 10th में आपने सीखा होगा। हालांकि उस दिनों में इस टाइप से नहीं सीखा कि इसको याद रखना चाहिए। तो इस टाइप का बच्चों सॉल्यूशन होता है, राइट? ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये हो जाएंगे x इज इक्वल टू माइनस सी ए प्लस बी, एंड y भी हो जाएंगे माइनस सी अपॉन ए प्लस बी। कभी ऑब्जर्व किए हो? बट ऐसा कब? जब ये कोफिशिएंट बदल जाए और इंटरसेप्ट सेम हो तब, राइट आंसर। एक बार जोड़ देते थे, एक बार घटा देते थे, काम बन जाता था, आसान हो जाता था। अब ये पॉइंट से इसके बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला और लेस देन करना है हमें, देख लेते हैं वो भी। हालांकि मैं पहले ही काट चुका हूं कि भैया ऑप्शन बी और डी गलत है, ये तो गलत है, राइट? तो अब आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे 1 प्लस, और अब देखो मैथमेटिकल कैलकुलेशन का खूबसूरती, 1 प्लस सी बाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू, लेस देन ओनली, नॉट इक्वल टू, राइट? लेस देन 2√2।
सिंप्लीफाई करेंगे तो सर इसमें से कोई आएगा? देखते हैं भाई, इसको सिंपल डबल कर दूं। डबल करते ही एलसीएम की भी खूबसूरती देखो, कितना खूबसूरत एलसीएम बना। a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई a प्लस बी का होल स्क्वायर। ओ माई गॉड, 2√2। क्या √2 से √2 को काट दिया जाए? तो यहां से आप ये कहोगे सर a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई a प्लस बी, और एक √2 का स्क्वायर था, राइट? किसके इक्वल? लेस देन, नॉट इक्वल टू, ओनली लेस देन 2 के। अगर सिंप्लीफाई करा जाए देन आपको पता है a प्लस बी प्लस सी लेस देन 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी। अगर इसको इधर बुला लें तो भैया माइनस a माइनस बी प्लस सी इज लेस देन 0, यानी कि ये लेस देन 0 होगा, राइट? और अगर इसमें से आप माइनस कॉमन ले लेते हो तो आप पाओगे a प्लस बी माइनस सी ग्रेटर देन 0, तब जाकर के आप ऑप्शन ए टिक करते। लेकिन उसमें क्या होता, ऑप्शन सी फिर आपसे छूट जाता। यहां से कंफर्म हो गया हर एक बातों को, हर एक मेथड के से ऑप्शन ए और ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अंश समझे इस क्वेश्चन को? अंश सोचना कैसे ये समझ रहे हो? अंकिता, नंबर्स वाला के साथ जो हमने खेलना शुरू किया वो बेस्ट अप्रोच कहा जा सकता है। यस और नंबर्स कभी धोखा नहीं देते, एबीसी धोखा दे देगा, नंबर्स कभी धोखा नहीं देगा। और साफ साफ बोला है भैया 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा हम एज्यूम कर लिए और इसी ऑर्डर में एज्यूम कर लिए 4 3 2 5 4 3, कुछ भी कंसेक्यूटिव भी एज्यूम कर सकते हो, बड़ा छोटा, तो आप वो चेक कर सकते हो। बट अगर नंबर नहीं तो ये कॉन्सेप्ट, और वो भी नहीं तो डिस्टेंस फॉर्मूला, राइट? बहुत अच्छा लगा हमें, इसीलिए ये प्रॉब्लम आपके सामने आज है। जरा इसको देखिए, क्या लगता है आपसे? ऑर्थो सेंटर के कॉन्सेप्ट को अभी अभी हमने जाना, अभी अभी हमने सीखा। जेईई मेन 2018 में पूछे हुए इस प्रश्न को बच्चे सबको लगा यार बहुत डिफिकल्ट आता है सर स्ट्रेट लाइन, लेकिन जैसे उसने देखा, ओ माय गॉड इतना आसान। प्लीज बनाइए। याद आया? ये डायलॉग भूलना नहीं है, OGH। नहीं, यही तो असली गेम। अगर ये मैं बता दूंगा तो आप समझ जाओ। याद आया अंश? बन जाएगा कितना? इजी ना? बताइए प्लीज, बना क्या? बना अंश? रेडियस निकालना है हमें। यस, सबसे पहले देखिए, आपको याद होगा तो ऑर्थो सेंटर, राइट, सेंट्रॉइड और सरकम सेंटर कोलिनियर होते हैं, और ये हमारा बोल रहा है ऑर्थो सेंटर ए है, और ये बी हमारा सेंट्रॉइड है 3,3, और ये सी हमारा सरकम सेंटर है, सरकम सेंटर। ये सी हमें निकालने हैं। देन द रेडियस ऑफ सर्कल हैविंग लाइन सेगमेंट AC। तो एक काम करेंगे, सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा करके हाफ कर देंगे, आंसर आ गया। एग्री? और सी पॉइंट का निकालने के लिए आपको पता होगा कि ये जो है वो 2:1 में डिवाइड करता है ऑयलर लाइन, राइट?
ऑयलर लाइन तो सर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को अगर x, y एज्यूम कर लें तो सेक्शन फॉर्मूला के यूज से बड़े आसानी से निकाल लेंगे। क्या कहते हो? सेक्शन फॉर्मूला की हेल्प से सर वी कैन राइट 3 इज इक्वल टू 2x प्लस, सॉरी नॉट प्लस, माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 एंड सेकेंड इज 3 इज इक्वल टू, अब y के कोऑर्डिनेट को मैं देख रहा हूं 2, सॉरी गलत हो गया ना, 2x माइनस 3 और 3 इज इक्वल टू 2y माइनस नहीं प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। पॉइंट निकला क्या आंसर? 9 इज इक्वल टू 2x माइनस 3, तो x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू, राइट 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 बताते चलना कैलकुलेशन वाइज, y इज इक्वल टू 2। क्लियर है? तो द पॉइंट इज 6,2। सर क्यों ना AC डायमीटर है, AC ही तो डायमीटर है, तो डायमीटर निकाल के आधा कर देते हैं, झट से निकाल लेंगे सर। 3 प्लस 6 प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 81 प्लस 9 इज इक्वल टू 90 और इसका आधा कर दो सर, आंसर जो हो गया वो 49 है, राइट। तो 90 रूट में से हम लोग 3 को बाहर निकाल सकते हैं, तो 3 बाई रूट यानी कि 3/2 आंसर इज कौन सा बच्चों? 3/2 रूट 10 कौन किसके इक्वल होगा? अच्छा रूट 2 भी है ना डिनोमिनेटर में सर, ठीक है सर, ये डी इज द राइट आंसर। सहमत? अंश यही फंसा दिया तुम्हें, इतना छोटा सा बात। यस सर, चलो बहुत भाई सही। चलो इसको होमवर्क के तौर पे बनाना, जेईई मेन 2019 का है, ज्यादा समय नहीं लेना चाहेंगे, और इसको भी होमवर्क के तौर पे जेईई अभी ही बना लेना, जस्ट मैं अभी भेज देता हूँ, 2-3 आप बना लो। ये जेईई मेन 2020 का होमवर्क के तौर पे, ये जेईई मेन 2019 का होमवर्क के तौर पे, ये सारे मस्त क्वेश्चंस हैं बच्चों। ये आपको जरूर अपने जेईई मेन के एग्जाम को देने से पहले, अगर आप चाहते हो कि सर मुझे स्ट्रेट लाइन से अगर क्वेश्चंस आते हैं तो मैं बनाऊंगा, तो प्लीज ये 4-5 को जरूर बना के जाए। अभी मैं पहला काम करता हूं इसको भेजने का। बाय।